त्योहारों का मौसम है, शादियों की शहनाइयां बजने को तैयार हैं, लेकिन आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। वजह है सोना। जी हाँ, वही सोना जो कभी मुश्किल वक्त का सहारा माना जाता था, आज खुद एक मुश्किल बन गया है। इसकी कीमतें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही हैं और आम आदमी की पहुंच से उतनी ही दूर होती जा रही हैं। सोने के बढ़ते दाम को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर आज बप्पी लहरी भी जिंदा होते तो इतना सोना पहनकर घूमने से पहले 4 बार सोचते। कुल मिलाकर बात यह है कि सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जिनके पास सोना है वो खुश हैं और जिन्हें खरीदना है वो अब सो नहीं पा रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, सिर चकरा जाएगा आपका। सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,15,000 रुपए प्रति तोला के पार चला गया है। जिस सोने को कुछ साल पहले लोग 50-60 हजार में खरीदकर खुद को शहंशाह समझते थे, वो आज दोगुने से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। मामला सिर्फ सोने तक नहीं रुका, चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी का भाव भी 1,44,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है। मतलब दिवाली पर अगर पत्नी ने चांदी की पायल भी मांग ली तो दिवाला निकलना तय है। एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि 2025 के खत्म होते होते सोना 1,04,000 के ऊपर ही बना रहेगा। मतलब जिन्हें लग रहा है कि ये बुलबुला है जो फूट जाएगा, उन्हें शायद लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली। नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकही में। थैंक यू। देख रहे हैं आप क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, सोने की चांदी हो रही है और चांदी सोना बनती जा रही है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर मैं पूछूं ये क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ी वजह? बहुत सारी वजह हैं, पर सबसे बड़ी वजह आप लें तो बहुत बड़े बायर्स हैं। अच्छा। और वो बायर्स और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक्स हैं। अच्छा। और ये सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जैसे दुनिया भर में, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, ऐसे ही हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। बेतहाशा सोना ऋचा इन लोगों ने खरीदा है पिछले 2-3 साल में। अच्छा। और अमेरिका के खाली हम भंडार लें बैंक के तो 8,000 टन से भी ज़्यादा के भंडार हो गए हैं। और आज एक रिपोर्ट आई जो कहती है अब सोने का जो भंडार अमेरिका का है वो करीब $1 ट्रिलियन का हो जाए। $1 ट्रिलियन हो गया भारतीय रुपए में करीब 88-89 लाख करोड़ रुपए। ये इतना सिर्फ अमेरिका का हो चुका है। माना जाता है कि चीन का करीब 5,000 टन के आसपास का है, हालांकि चीन ठीक से बताता नहीं है। जर्मनी का 3,000 टन के आसपास है। भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक का भी जो रिजर्व है वो करीब 850 टन के आसपास पहुंच चुका है। तो एक टन में 1,000 किलो होते हैं। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक देखिए, जब बड़े निवेशक किसी चीज को खरीदते हैं तो डिमांड सप्लाई तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो तो उसकी कीमत एकदम से चढ़ने लगती है। तो हालांकि वजह और भी हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, पर सबसे ऊपर अगर मैं कोई वजह रखूं तो अब इसमें से सवाल आप मुझसे ये पूछ सकती हैं और आपके मन में आया होगा सवाल कि वो क्यों खरीद रहे हैं। मैं भी, यही मेरा अगला सवाल था कि क्यों खरीद रहे हैं और इससे फिर हम आखिरी आदमी तक इसका क्या रिलेशन है? जी हाँ, अब सवाल इससे निकल के आता है कि अगर बैंक खरीदे कि बैंकों ने क्या शादियां करवानी है या उन्होंने जेवर बनवाने हैं, उनको क्या जरूरत है खरीदने की। तो बहुत साल पहले ऋचा यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता था कि किसी भी देश की करेंसी वो उसके पास कितना गोल्ड है इससे डिसाइड होती थी बहुत पहले। फिर उसको हटा दिया गया। अच्छा। निक्सन साहब थे एक अमेरिका के प्रेसिडेंट, मुझे याद है, उन्होंने उसको उस टाइम हटाया था। पर अब डॉलर बन गई इंटरनेशनल करेंसी। अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ये टैंट्रम्स जो हैं उसकी वजह से डॉलर कमजोर होता दिख रहा है। अब जैसे ही मैं कमजोर बोलूंगा तो लोग कहेंगे भाई कहाँ है, तो हमारे भारतीय रुपए के अगेंस्ट तो वो 89 रुपए का होने जा रहा है। तो पर बाकी करेंसीज जो हैं उसमें स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और यूरो, इन 4 करेंसीज के खिलाफ आप अगर ध्यान देंगे तो एक डॉलर इंडेक्स होती है, उसमें ये करेंसी स्ट्रांग हुई है, डॉलर कम हुआ है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से जो उन्होंने टैरिफ सारे दुनिया पे लगाया है, तो अमेरिका का जो दबदबा है या डॉलर की मैं कहूँ दादागिरी है, वो दादागिरी कम होती दिख रही है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई और करेंसी दिखती नहीं कि अगर हम 2 देश ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता होगा डॉलर में ही होता है, तो अगर डॉलर फेल हो गया या कमजोर हो गया तो फिर क्या बचेगा। तो गोल्ड को फिर दूसरा बड़ा ऑल्टरनेट माना जा रहा है। तो इसलिए वो बैंक अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा होगा तो कल को हमारे देश जो है उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी, हमारे देश की आर्थिक हालत अच्छी होगी। तो हमारा जो रुपए की कीमत गिर रही है
उसका कितना मतलब वो कितनी बड़ी वजह है हमारे यहाँ सोने के दाम बढ़ने की? अब बहुत मजेदार इसका जवाब है जो आपने सवाल पूछा है, क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने बताया कि डॉलर की कीमत गिर रही है, वैसे गिर रही है, लेकिन वैसे गिर रही है, पर भारतीय रुपए के खिलाफ तो सोना दोनों कारणों से बढ़ रहा है। उधर अंतरराष्ट्रीय करेंसीज के मजबूत होने की डॉलर की तुलना में सोना बढ़ रहा है, और इधर भारतीय रुपए के कमजोर होने से डॉलर के अगेंस्ट सोना बढ़ रहा है, क्योंकि 99% सोना इंडिया में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ सिर्फ 1% सोना भारत में पैदा, यानी कि उसकी खानें होती हैं, सिर्फ एक। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं और अगर डॉलर स्ट्रांग है, और डॉलर स्ट्रांग तो और कारणों से हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट से हमारे जो FPIs और FIIs हैं वो लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर, तो डॉलर की मांग यहाँ पर बढ़ रही है, वो इस वजह से हो रहा है। मतलब कोई डॉलर स्ट्रांग नहीं हो रहा है, आप ऐसा समझिए कि रुपया कमजोर, दोनों में फर्क है। हालांकि लोग कहेंगे बात तो एक ही है, पर एक ही बात नहीं होती, आप अगर टेक्निकलिटी में जाएंगे, पर हम इसको आसान रखते हैं। तो आप ये समझिए कि डॉलर का उधर बाकी करेंसीज के खिलाफ कमजोर होना और भारतीय करेंसी के खिलाफ स्ट्रांग होना, दोनों ही हमारी करेंसी कमजोर, हाँ, क्योंकि हमारी करेंसी कमजोर और हम इंपोर्ट करते हैं, तो इन दोनों कारणों से आपको भारत में सोना 1,17,000 अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके आसपास पहुंच गया है। और आपको यहाँ भी ये जानकारी दे दूं कि ये सोने का भाव तय कौन करता है, जो तय होता है तो अमेरिका, जो भी कहें, ट्रम्प साहब हैं, जैसे भी हैं, जो भी करते हैं, पर ये फैक्ट है, ये कड़वी हकीकत है कि अमेरिका आज भी फाइनेंशियल सेंटर दुनिया का है। और वहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है रिचा, जिसका नाम है कॉमेक्स। वहाँ पर सोने का भाव खुलता है, वो लोग आउंस में नापते हैं, हम लोग उसको ग्राम, 10 ग्राम, पहले तोला नापा जाता था, आजकल 10 ग्राम है। आउंस करीब 28-30 ग्राम के आसपास का होता है। तो जो डॉलर का भाव वहाँ आउंस में खुलता है, यहाँ पर हमारी जो सराफा बाजार एसोसिएशन है भारत की, जो मुख्यतः बॉम्बे, दिल्ली, इंदौर वगैरह में काम करती है, वो सुबह होने का इंतजार करते हैं, हमारा टाइम डिफरेंस है, उस आउंस को वो कन्वर्ट करते हैं 10 ग्राम में, फिर डॉलर और रुपए को वो करते हैं। तो ऐसे ये सुबह करीब आपको 12, 12:30 इसका वो लोग सब कैलकुलेशन कर खुरा के और वो रेट यहाँ पर खोला जाता है। तो इस तरीके से सोने की कीमत यहाँ पर खुलती है। अब ये जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, दुनिया में जिस तरह से युद्ध की स्थिति कहीं कहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं एकदम स्थिति बनी हुई है, वो कितना बड़ा फैक्टर है इसके लिए? बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सोने को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब जब सब तरफ से निराशा हो जाए, क्या करें, अब सोने का मित्र ही अशांति है। सोने को पसंद है ये मिसाइल्स चलें, सोने को पसंद है रॉकेट चलें, ड्रोन्स चलें, झगड़े हों। अब है तो है ऐसा, अब जैसा है तो है। तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प साहब ने कहा था, सोना घर में भी अशांति की वजह बन जाता है। वो तो परिवारों की अपनी अपनी सोच है, उसको किस तरीके से देखते हैं। पर ट्रम्प साहब ने कहा था, मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का लड़ाई रुकवा दूंगा। उल्टा घमासान हो गई है। इजराइल हमास की कोई एक पीस डील सामने आ रही है, ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब ने कुछ निकाला है फॉर्मूला, उसको हमास एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो भी। उधर चाइना और यूएस के ट्रेड टेंशंस भी है, कोल्ड वॉर चल रहा है कब से, और कहीं ना कहीं अशांति दिखती रहती है। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी, और मैं कड़क के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये बता दूं कि शायद हम लोग इतनी अंतर्राष्ट्रीय खबर को ट्रैक नहीं करते, पर मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से इसको ट्रैक करना पड़ता है। नॉर्दर्न यूरोप में बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, उसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहते हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन आते हैं। वहाँ पर इस समय रशियन ट्रूप्स की और नेटो की तैनाती इतनी ज़बरदस्त है, हम लोगों से बहुत दूर है वो जगह, और ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। और रशिया को बार बार प्रोवोक किया जा रहा है, उधर नेटो को प्रोवोक किया जा रहा है, कभी पोलैंड में ड्रोन्स दिखते हैं। तो कुल मिला के मेरा मतलब है, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपको सोने की कीमत आगे बढ़ती दिखेगी। तो पहला सेंट्रल बैंक्स हो गया, दूसरा जियोपॉलिटिकल हो गया, और तीसरा हम क्यों भूलें, हम तो उसका जिक्र करके वो निकल ही गया, ट्रम्प साहब। उन्होंने जो ये सारा टैरिफ, मेरे मुंह से बार बार डोनाल्ड टैरिफ साहब निकल जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प की जगह निकल जाता है। तो उन्होंने जो सारे में टैरिफ लगाए हैं, तो इसको हम जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी कि वैश्विक आर्थिक परिस्थिति में एक अनिश्चितता सी आ गई है। उसकी वजह से भी सोना आपको बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि सब जगह जब फेल, आप देखिए ना, हम शेयर मार्केट को देखें, मैं उदाहरण देता हूं आपको। शेयर मार्केट ने पिछले 1 साल में सेविंग अकाउंट का भी रिटर्न नहीं दिया है। हम अगर इंडाइसेस की बात करें, अलग अलग शेयर्स हो सकता है कुछ चढ़े हो, तो सोना आपको इसी साल 50% से ऊपर रिटर्न दे चुका है, अगर मैं खाली इसी। तो इसलिए क्या होता है, कई बार शेयर मार्केट के निवेशक भी अपना पैसा फिर गोल्ड की तरफ डाइवर्ट करना शुरू करते हैं, और शायद इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का, आपने शुरू में बोला कि लोगों की नींद उड़ाई हुई है और उनको ये नहीं आ रहा, पर हकीकत ये भी है कि जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको फायदा भी बहुत हो रहा है साथ साथ। अभी अगर इस समय की बात करें,
दाम इतने आसमान छू रहे हैं, क्या अभी निवेश करना चाहिए? किसी को अगर पैसे हैं किसी के पास तो क्या सोना खरीदना चाहिए? ये और बढ़ेगा या इतना ही रहेगा या गिरने के आसार हैं? देखिए, इस बात का पहले मैं आपको एक सतर्क करते हुए जवाब दूं कि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं ऐसे, वो उन्होंने गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। मुझे कोई व्यक्ति मिला, उसने 1 लाख रुपए जब था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने 1 लाख रुपए में लिया, कल परसों उन्होंने 1,14-15,000 में बेच दिया। तो मुझे लगता है कि सोने को अगर आप लंबे वक्त के लिए लेना चाहते हैं, अब आपके सीधा जवाब पे आता हूँ, तो अभी भी लेना बनता है। बल्कि एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आपके पोर्टफोलियो में, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो इस समय 20% सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट आपको रखना चाहिए। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये तो ऐसे ही रखा जाता था घर में, पर ये वाकई में 20% रखना चाहिए। और आपको 2 चीजें ध्यान रखिए, एक तो लंबे वक्त के लिए रखिए, और आप देखेंगे सोने के प्राइस में बीच बीच में किसी किसी दिन करेक्शन भी आती है। तो जब थोड़ा नीचे हो, ये एक अलग सवाल आप कर सकती हैं कि करेक्शन खरीदा जाए। हाँ, तो जब डिप आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए और इसको इकट्ठे करते जाइए और लंबे वक्त के लिए लीजिए अगर आप वाकई इसमें से कमाना चाहते हैं। और लंबा वक्त रिचा पहले हुआ करता था 5 साल 7 साल, अब ये लंबा वक्त मात्र 2 साल है। अच्छा, तो अगर आप लेके 2 साल के लिए भी रखेंगे आपको ये अच्छा फायदा देके जाएगा। बट अभी आपको क्या लग रहा है, कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ेंगी या कहीं तो एक देखिए, जिन कारणों का हमने जिक्र किया अभी, वो तो सब बने हुए हैं, तो वो कारण, अगर वो कारण नहीं रहते हैं, सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। अब उसमें से उदाहरण लेता हूँ कि पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब आके गले मिल ले और पुतिन साहब ज़ेलेंस्की साहब को कहें ये लो भाई आप अपना जो हमने कब्जा किया है 1/3 ऑफ या जितना भी उन्होंने, ये सब वापस लो, आज से हम आप दोस्त सारी लड़ाई भुलाओ, खत्म हो गई। ट्रम्प साहब कहें मैं कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगाऊंगा, सब कुछ ठीक हो। सेंट्रल बैंक कहें नहीं हमें सोना नहीं चाहिए, उठा के फेंको सारा, बेच के खत्म करो। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो सोना गिर जाएगा, और ऐसे होने की संभावना, ये मुझे आपको थोड़ी शेख चिल्ली वाली बातें लग रही होंगी, तो वो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना है। तो इसलिए बीच बीच में करेक्शंस आती हैं, और मैं ये बताना चाहूँगी करेक्शंस आती हैं क्योंकि इसमें सोने में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी होती है। अच्छा। भारत में एक्सचेंज है MCX। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, ना आपने मुझसे खरीदा ना मैंने आपसे खरीदा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज होते हैं, और वो इतनी बड़े हजारों किलो सोना रोज MCX में ट्रेड होता है, ना वो लिया जाता है ना दिया जाता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। तो जिस दिन बिकवाली ज्यादा होती है उस दिन वो थोड़ा सा करेक्शन होती दिखती है। ऐसे ही कॉमिक्स में भी होता है अमेरिका में। तो इसलिए ये आपको छोटी मोटी करेक्शंस बीच में दिखाई देती है, पर जब तक इनमें से कोई वजह पलटेगी नहीं। अब देखिए, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कोई वजह कल को पलट जाती है। जिन कारणों से ये बढ़ रहा है उन कारणों के उल्टा होने से ही ये गिरेगा। और कारण भी लेकिन बहुत सारे हैं ना, तो अब इसमें से क्या एक कारण के बदलने से तो नहीं एक आध कारण अगर गिरता है कुछ समय के लिए करेक्शन आएगी, फिर बाकी कारण बने रहेंगे, वो फिर चढ़ने लग जाएगा। पर सारे ही कारण उल्टे हो जाएं, ये संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है। तो कुल मिला के अगर मैं सीधी जवाब दूं तो मुझे लग रहा है अभी ये नीचे जाने वाला है नहीं। तो ऊपर कब तक, कहाँ तक जाने का आपको है? देखिए, अगर जो मैंने अभी आपको बाल्टिक कंट्रीज का पोजीशन बताई थी, हालांकि हम लोग सब पीस की प्रार्थना करते हैं कि शांति दुनिया में बनी रहे, पर जो अभी हालात हैं वो मुझे जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। ट्रम्प साहब कितने ही नोबेल प्राइज मांग लें पीस करने के, उन्होंने 6-7 लड़ाइयाँ रुकवाई, कहते हैं हर महीने में एक लड़ाई रुकवाता हूँ, पर जो टेंशन ये थोड़ा वर्ल्ड वॉर 3 की बन रही है और जो न्यूक्लियर शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि आगे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं है इसलिए सोना अभी ऊपर जाता मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ से आज हम 1,17,000 पे अगर खड़े हुए हैं, 1.5 लाख इसको पहुंच जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, और 1 साल के अंदर अंदर हो जाए तब भी हैरानी नहीं होगी। 1 लाख, आप 1.5 लाख कह रहे हैं जी। हमारे यहाँ सहयोगी हैं सचिन, वो कह रहे हैं 3 लाख तक जाएगा। अब मोर द मेरियर, पर यह है क्योंकि मैं, देखिए, सोने पे ऐसा कहा जाता है रिचा कि सोने पे किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हम किसी कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी बैलेंस शीट होती है, उसकी एक फैक्ट्री है, उसके ऑर्डर्स हैं, उसकी प्रॉफिट है। यहाँ तो कोई बैलेंस शीट नहीं है, कुछ नहीं है। 2,08,000 टन सोना दुनिया में आज तक माइन हो चुका है। इसकी अगर आप एक सिल्ली बना दें आज तक, शुरू से लेके आज तक, तो आईफल टावर के नीचे फिट हो जाएगी, बस इतना ही है। और जो बाकी बचा सोना है वो करीब 50,000 से 1 लाख टन और है, और साल का 5 से 10,000 टन माइन किया जाता है। इसका मतलब 15 से 20 साल तक अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें वो माइनिंग हो सकती है, उसके बाद सोना खत्म हो जाएगा।
मतलब जो धरती में सोना है है ही नहीं। अनलेस कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसको निकालने निकालने की या ढूंढने की तो अलग बात है, पर अभी तो इसलिए सोने की सप्लाई लिमिटेड है। जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है ये भी एक कारण बन जाता है उसकी कीमत बढ़ने का। तो इन कारणों पे मैं कड़क के जो सीधे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं उनको तो मैं कहना चाहूँगा, आप ये जो कारण हमने अब जिक्र किया है इन कारणों पे आप नज़र बनाए रखिए। एक कारण और है ऋचा कि जब सेंट्रल बैंक्स अपना रेट कट करते हैं, फेडरल रिजर्व अमेरिका में मैंने कब का फाइनेंशियल सेंटर है, तो जब वो रेट कट करते हैं तब भी सोना बढ़ता है, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज पे रिटर्न कम हो जाता है। तो लोग फिर उसको किसी और चीज़ में ढूंढते हैं कि यहाँ से हटा के तो या तो शेयर मार्केट में आते हैं, और अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छी नहीं कर रही हो तो फिर आप सोने पे जाते हैं। तो इन 4-5 कारणों पे आप नज़र रखिए। अगर आपको कारण ये कहीं पलटते हुए नजर आते हैं तो सोना थोड़ा करेक्शन लेगा। अगर ये कारण और ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आते हैं तो सोना, जैसे मैंने कहा, उसको अशांति पसंद है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए, अब दुनिया भर से घूम फिर के अब आते हैं अपने एक हिंदुस्तानी घरों में। जी। मुझे अभी भी याद होता है, हमेशा सबको पता है, हमारी माँ और पहले की पीढ़ियाँ गोल्ड, महिलाएं हमेशा इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका और सजा अपना श्रृंगार भी तो खरीदती रहती थी। जिनके पास ये पुराना सोना रखा हुआ है पहले की पीढ़ियों का या लोगों के पास, उस सोने का उन्हें क्या करना चाहिए? आपने एक दुखती रग पे हाथ रख दिया। और क्यों दुखती रग है? क्योंकि ऐसा माना जाता है ऋचा, और कोई ऑफिशियल एस्टिमेट तो नहीं है। अभी मैंने आपको अमेरिका के रिजर्व्स बताए 8,000 टन 9,000 टन के बीच में। आपको हैरानी होगी जान के कि भारतीय हाउस होल्ड्स में 25,000 टन सोना है। ये एक अनऑफिशियल फिगर है, ये कहीं से वेरीफाइड नहीं है, पर इस फिगर को टाइटन के सीईओ भी बोल चुके हैं। मेरा भी अनुमान यही था, 25,000 टन, यानी कि अमेरिका के रिजर्व से 3 गुना ज्यादा सोना भारत के हाउस होल्ड्स में। भारत की महिलाएं ज्यादा हमारे पास यहाँ पर 27 करोड़ फैमिलीज हैं इंडिया में, 142 करोड़ 45 करोड़ पॉपुलेशन है। हम फैमिलीज में डिवाइड करें, 4-5 लोग एक, तो 27 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। तो 25, अब सवाल उठता है कि आप क्या करें। आप अगर इस सोने को रखें तो मैं सलाह ये दूंगा महिलाओं को कि सोने की 2 ही कारण है, या तो आप इन्वेस्ट करते हैं या इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है। तो आपके घरों में, लॉकर्स में, गद्दे के नीचे, मंदिर के पीछे, हंडिया में, और कहीं किसी ने तो दीवार में जो वो हार रखे हैं, जो झुमके रखे हैं, जो कंगन रखे हैं, चूड़ियाँ रखी हैं, अंगूठी रखी हैं, जो भी कुछ रखा हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत साल से होता है ना ऋचा, ये मेरी सासू माँ ने दिया, उनकी निशानी थी, ये तो मेरी पड़दादी जी की निशानी थी, कब से चली आ रही है, इसको बहू कभी मत बेचना, कब कुछ भी हो जाए, ये बहुत पुरानी निशानी, आगे दे के जाना, वगैरह वगैरह, ये डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि उसको लिक्विडेट कर देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बट उसकी कितनी इमोशनल वैल्यूज होती है। अब देखिए, इमोशनल वैल्यू है तो मैं उसके इमोशंस के बीच में तो मैं नहीं आऊँगा, पर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और अर्थशास्त्री होने के नाते मेरी ये सलाह है कि उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस हैं, वो आपके कटेंगे, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको आप बेचकर और आप उसका आप गोल्ड बार या कॉइन्स ले लीजिए आप, और आपको कल को चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको संभाल के रख रहे हैं तो कल को आप जब उसको लिक्विडेट कराएंगे तो आपकी वो इम्प्योरिटी वो कटेगी उसमें से, और मेकिंग चार्जेस कटेंगे। और अगर आपको पहनना ही है, हालांकि आजकल आप बेहतर जानती होंगी, गोल्ड थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, शादियों वादियों में उतना नहीं जैसा पहले दिखता था, मुझे अब उतना कम से कम नहीं दिखता, उसको देख के लगता है कि आउट ऑफ फैशन है। तो मुझे लगता है अगर आपको फिर भी पहनना है तो आप 14 कैरेट का, 9 कैरेट का बनवा के ऑर्नामेंट, उसको पहन के आपने फोटो खिंचवानी है, जो करना है आप वो पूरा करिए। पर जो अच्छा गोल्ड है उसको लिक्विडेट करिए, या तो ETFs में लगाइए, या फिर आप उसको बार्स और कॉइन्स लेकर रखिए। और अब जैसे शादियां, हमारे यहाँ तो अब शादियों का सीजन आएगा, तो क्या ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? देखिए, हो सकता है मेरी इस बात को सुन के महिलाएं रिएक्ट करें कि भाई आप कौन होते हो हमें ज्वेलरी खरीदने से मना करने वाले। हमारा शौक है, हमारा फैशन है, हमारा पैशन है, जो भी है। मुझे लगता है कि ज्वेलरी में और पहले ऑर्नामेंटल वैल्यू भी थी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी थी, पर आजकल मैं समझता हूँ अगर आपको ऑर्नामेंट्स चाहिए तो आपको गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपको 14 कैरेट, जैसे मैंने कहा, 9 कैरेट गोल्ड लेके रख लीजिए, उसको पहनिए। आप शादी में, मैंने नहीं सुना ऋचा को पकड़ के वो इन्वेस्टमेंट की तरह दिया जाता था ना, कि ये 22 कैरेट का पहना है आपने, 24, मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके से पूछता है। तो आप उसमें फोटो खिंचवाइए, उसको फिर 14 कैरेट का रखिए। पर आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको बार्स, कॉइन्स या ETFs में ही करना चाहिए। ज़्यादा ज्वेलरी में मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप उसमें पैसा अपना बर्बाद करते हैं, आप गोल्ड का पूरा रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं।
चलिए, तो अब चलते चलते, क्योंकि मैंने ज्यादातर तो मुझे लगता है पूछ लिए सारे पहलू, लेकिन आपको अगर लगता है कुछ रह गया या हमारे व्यूअर्स को, कड़क के व्यूअर्स को आप कोई टिप्स बेसिक देना चाहेंगे सोने और चांदी, क्योंकि चांदी पर तो अभी हमने बात ही नहीं की है। जी हाँ, चांदी सोने के साथ साथ चलती है। हाँ। और चांदी में एक खास बात यह है कि उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है। हाँ। वो आपके जहाँ जहाँ चिप्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, तो चांदी निवेश के लिए भी है और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी है। तो चाइना, सॉरी मैं बार बार चांदी निकलती है तो चाइना निकल रहा है, मुझे लगता है उसको भी लेके रखना चाहिए, पर ETF फॉर्म में। चांदी के साथ एक दिक्कत यह है, जब चांदी को आप हार्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो बहुत बल्की हो जाती है। अब किसी ने मान लीजिए 5 किलो चांदी ली तो वो आ जाएगी, समझिए 7-7.5 लाख रुपए की आज की कीमत पे, 7-8 लाख रुपए की। पर उसको उठा के कैरी करना, रखना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, शेयर मार्केट्स में होते हैं, आप उसमें करिए, वो ट्रेड हो जाते हैं, आप उसको खरीद के रखिए अपने पास, वो डीमैट फॉर्म में आपके रहेंगे और आपके उठाने का भी चक्कर नहीं है, चोरी का भी डर नहीं है। जो लोग लॉकर्स में रखते हैं उनके लिए मैं जाते जाते ये हिदायत दे जाऊँ कि आप जो लॉकर का रेंट देते हैं साल का, मान लीजिए आप 1000 रुपये रेंट देते हैं और आपका उसमें 2 लाख रुपए का सामान रखा है, तो आपका लॉकर में इंश्योरेंस कवरेज मात्र 1 लाख का है, यानी कि आपके रेंट से 100 गुना। उससे ज़्यादा का अगर कल को लॉकर में कुछ हो जाता है तो आपको बैंक वो पैसे नहीं देगा, बैंक वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि लॉकर में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल्स में तो मैं यही मानता हूँ, गोल्ड सिल्वर वो नहीं रखने चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ETFs का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक डीमैट अकाउंट में रहते हैं, बिल्कुल डीमैट अकाउंट में रहते हैं आपके, और आपके लिए वो आप शेयर्स की तरह पड़े रहते हैं, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। हार्ड फॉर्म में कोशिश करिए, अगर आपके पास रखने की जगह बहुत अच्छी है तो फिर तो ठीक है, घर पर मान लीजिए आपके बहुत अच्छे लॉकर हैं, सेफ है, आपको रातों की नींद नहीं हराम होती उसको रखने में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप उसको ETF फॉर्म में लेके रखिए और वो ज़्यादा सेफ है, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मेरा आखिरी सवाल, अब धनतेरस आएगा इस साल, तो धनतेरस पे आप मतलब नहीं लग पा रहा है कि लोग सोना चांदी खरीद पाएंगे, आम मिडिल क्लास हिंदुस्तान का? रिचा, ऐसा तो नहीं खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे। जिस व्यक्ति ने मान लीजिए धनतेरस पे एक शगुन होता है और 10,000 का खरीदना था या कुछ खरीदना था, ये बात सही है कि पहले इतना लेके आते थे, अब इतना सा आएगा, इतना ही फर्क है। बाकी शगुन तो देखिए धनतेरस पे एक शगुन माना जाता है, तो शगुन तो लोग पूरा करेंगे ही करेंगे। तो कम ले लीजिए, लेना है तो कम ले लीजिए, अगर ज़्यादा लेना है तो निवेश की तरह से ले लीजिए धनतेरस पे, वो भी एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने अब लेना ही बंद कर देना क्योंकि डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया है। कम लीजिए, पर सोने में निवेश की तरह थोड़ा थोड़ा करके आप अपने पास रखते रहिए। 2 साल के बाद हम और आप फिर मिलेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, तो पूछेंगे कि क्या हाल हुआ आपने जो लिया था उसका। मिलेंगे तो 2 साल से पहले भी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे आने के लिए। और शरद कोहली जी का विश्लेषण सुनने के बाद कहानी का सार यह है कि सोना अब शगुन और परंपरा से ज्यादा शेयर बाजार का कोई महंगा स्टॉक बन गया है। बिल्कुल। जिनके पोर्टफोलियो में ये गोल्डन स्टॉक है वो तो मुनाफा गिन रहे होंगे, लेकिन जिन्हें त्योहारों और शादियों के लिए इसे हकीकत में खरीदना है या पहनने के लिए, श्रृंगार के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे, उनके लिए अब ये धीरे धीरे एक सपने की तरह होता जा रहा है। तो जब तिजोरी का सोना भी सेंसेक्स की तरह बर्ताव करने लगे तो आम आदमी सिवाय रेट देखने के और कर भी क्या सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि त्योहार की रौनक या खुशियां इसकी वजह से कम ना हो। तो जैसा कि शरद जी ने कहा कि इतना नहीं खरीदिए, थोड़ा कम खरीद लीजिए अगर आपको खरीदने का बहुत शौक है, और जो है उसको अभी संभाल कर रखिए, या अगर जरूरत है पैसों की जल्दबाजी में मत बेचिए। अभी मतलब अगर जरूरत नहीं है तो मत बेचिए, उसको रखिए और कम से कम 2 साल तक इंतजार कीजिए, ये कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं।